हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम 2016 में पूछे गए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। तो अगर आप सीटेट या बिहार टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शंस हैं सहयोगी प्रोजेक्ट, बी है मानकीकृत परीक्षण, सी है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। सही आंसर हो जाएगा सहयोगी प्रोजेक्ट। तो लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते सहयोगी प्रोजेक्ट जो होगा वो बच्चों के आकलन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली विधि है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं और इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है। यानी कि इसके अनुसार, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया जो है वो बालक की सोच और व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है। उनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। अतः इस सिद्धांत में विश्वास रखने के नाते सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शंस हैं शिक्षण और आकलन के लिए समान और मानक तरीके हों, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, सी है बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, तथा डी है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो डी ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि कठोर नियम तो लागू नहीं करना है। अगला है बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, ये भी गलत ऑप्शन है। और है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, ये भी गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। तो ये सबसे अच्छी विधि होगी। और अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व देते हुए शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, जिससे सभी छात्र लाभान्वित हो सकें। अगला क्वेश्चन है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि ऑप्शन है इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक मिले, सी है यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। तो जिस ऑप्शन में केवल लग जाए तो वो तो गलत हो जाएगा। अगला है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाए, तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त हो। तो आकलन के लिए ये सबसे अच्छा उद्देश्य है और आकलन जो है इसका उद्देश्य पूर्ण होता है यदि आकलन द्वारा बालक के त्रुटि का ज्ञान होता रहे, जिससे वह अपने कमियों को दूर कर सके और शिक्षकों को भी प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। यानी कि आकलन जो है इसके द्वारा बच्चों को भी अपनी गलती का एहसास हो और उन्हें पता चले कि हमने क्या गलती की है, और शिक्षक जो है उन्हें भी ये पता चले कि बच्चों में कमियाँ क्या हैं और उनकी कमियों को वे दूर करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन है सत्तावादी की, अधिनायकीय की, अनुमति परक की या फिर सुविधादाता की। तो सही आंसर हो जाएगा सुविधादाता की। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए वो होनी चाहिए सुविधादाता की, यानी कि शिक्षक जो हो वो बच्चों के लिए सुविधादाता बने। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में होना चाहिए। वह बालक की कमियों को दूर करे ताकि मैत्रीपूर्ण संबंध बने या फिर बनाए जा सके। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम डैश ऑप्शन है पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, का एकमात्र निर्धारक होता है, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, अथवा पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुसंधान सुझाते हुए एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, क्योंकि कक्षा में किया गया कार्य मार्गदर्शन का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना डैश
ऑप्शन है एक काल्पनिक लक्ष्य है, जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा तथा शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना जो है एक काल्पनिक लक्ष्य है, ये तो गलत है। जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, ये भी गलत है। विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, ये भी गलत ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा को रखता है। अगला क्वेश्चन है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन है। ऑप्शन है गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। तो ये तो नेगेटिव ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे इसे गलत कहा गया है। तथा बी है सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सी है सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिगम श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। तथा डी है गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो इसका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा और ए ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा और सी ऑप्शन भी इसका सही नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं और विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे से युक्त कक्षा जो है वो सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह सही है, क्योंकि बालक का विकास अपने साथी समूह में होता है और वह अपने मित्रों के द्वारा अनेक कौशल भी सीखता है। अगला क्वेश्चन है, सुनने में असमर्थ बच्चा जो है, ऑप्शन है श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। अगला है केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। सी है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। तथा डी है नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकता। तो जिसमें नहीं हो तो वो ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे केवल है तो ये भी गलत हो जाएगा और श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, तो ये भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए और समावेशी शिक्षा में सामान्य बच्चों के साथ समस्यात्मक बालकों को पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? ऑप्शंस हैं वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, ये तो गलत है। बी है यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। सी है वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, तो ये तो गलत है। डी है वह रस्मी व्यवहार का होता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि, तो ये भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। तो प्रतिभावान बच्चा जो होता है विद्यार्थी, तो यदि कक्षा की गतिविधियां उसके अनुसार चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है खुद को और वो बच्चा जो है वो ऊब जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। बी है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। सी है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। तथा डी है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। तो इसका डी ऑप्शन सबसे सही हो जाएगा। और प्राथमिक कक्षा में शिक्षिका अपने अधिगम को प्रभावित कर सकती है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित करके। ऐसा करने से विद्यार्थी विषय वस्तु को अपने जीवन से जोड़े जाते हैं और अधिगम प्रभावशाली बनता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये तो गलत ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे निष्क्रिय है। बी है बच्चे समस्या समाधान करता है। सी है बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। तथा डी है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो इसका ए है 1, 2, 3, 1, 2 और 4। बी है 2, 3 और 4। सी है 1, 2, 3, 4 और डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3 और 4।
तो इसका दूसरा कथन और तीसरा कथन और चौथा कथन सही है। यानी कि बच्चे जो है वो समस्या के समाधानकर्ता होते हैं और बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता भी हैं तथा बच्चे पर्यावरण के प्रति सक्रिय अन्वेषक भी हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? ऑप्शंस हैं, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने साथ समझा जाना चाहिए, या फिर याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। ये तो गलत है। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तथा डी है, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। तो जहाँ दंड देना है वो तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा सी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करना। तो जिस ऑप्शन में प्रोत्साहन करना आ जाए तो वो ऑप्शन सही हो जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना चाहिए और उनके तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। ऑप्शन है, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। बी है, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। ये तो गलत ऑप्शन है। सी है, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। तो यहाँ पर भी ये गलत ऑप्शन है। डी है, जहाँ शिक्षक सारे अधिगम में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। तो इसका डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और वह कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? ऑप्शंस हैं, बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती है। बी है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। सी है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। और इसके ऑप्शंस हैं, ए और बी सही है, बी और सी सही है तथा ए बी सी सही है तथा केवल डी सही है, केवल बी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केवल बी सही है। तो बी में लिखा हुआ है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, यानी कि बच्चे के मन में उस पक्षी का जो चित्र है वो अंकित हो चुका है। इसीलिए बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और वो जान जाता है कि वो कौवा है और वो एक पक्षी है। इससे बच्चे के विचार का पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। बी है, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। ये तो नेगेटिव ऑप्शन है। सी है, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक ट्रॉफी मिलेगी। तथा डी है, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, ये जो शब्द है ये बच्चे को प्रेरित कर सकता है। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ये शब्द अगर कहे कि तुम इसे करने की कोशिश करो तो तुम सीख जाओगे, तो ये सबसे अच्छा शब्द है उसे प्रेरणा देने का और उसे प्रोत्साहित करने का। अगला क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शंस हैं, उनमें चिंता और डर पैदा करके। ये तो नेगेटिव है। बी है, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। सी है, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। तथा डी है, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे ट्रॉफी। तो ये तो गलत ऑप्शन है। या फिर प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, ये भी गलत है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करके एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित कर सकती है। और बालक को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए अध्यापक बालक की व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने में तथा उनमें निपुणता पाने में मदद कर सकता है। अगला क्वेश्चन है,
किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा। ऑप्शन है सीखने के लिए, जिसमें वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। बी है रट कर याद करने के लिए, जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बन सके। तो जिसमें रटना आ जाए वो ऑप्शन तो सही नहीं होगा। अगला है दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके, जिससे शिक्षक का सम्मान करें। तो ये भी गलत ऑप्शन है, दंड देना गलत है। डी है ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रारंभिक कक्षा में शिक्षक बालकों को सीखने के लिए जिज्ञासु बनाता है तथा सीखने के लिए ही सीखना पसंद करे, ऐसा कोई दृष्टिकोण बालक में उत्पन्न करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। ऑप्शंस है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, बी है शारीरिक दंड, सी है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम तथा डी है प्रतियोगितात्मक कक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। तो व्यक्ति सापेक्ष अधिगम जो है वो प्रभावशाली उदाहरण है विद्यालय के लिए। अगला क्वेश्चन है विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, बी है भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर तथा सी है शीर्ष से पैर की ओर तथा डी है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो इसका सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शीर्ष से पैर की ओर। तो विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत जो है ये शीर्ष से पैर की ओर की व्याख्या करता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो सिर पदाभिमुख मस्तकाधोमुखी में शारीरिक विकास शीर्ष से पैर की दिशा में होता है और प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर यह दिखाया गया है कि प्रसूति काल तथा जन्म के बाद के समय में बच्चों का शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास दो प्रकार के नियमों से निर्देशित होता है। मस्तकाधोमुखी जो है नियम तथा निकट और नियम, इन दोनों नियमों को मिलाकर एक साथ विकासात्मक दिशा का नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शंस है जन्म पूर्व का समय, बी है मध्य बचपन का समय, सी है वयस्कावस्था तथा डी है प्रारंभिक बचपन का समय। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रारंभिक बचपन का समय। तो प्रारंभिक बचपन का समय जो है वो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कहा जाता है। तो जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय जो है वो प्रारंभिक बचपन का समय है। अगला है एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। ऑप्शन है आनुवांशिकता और पर्यावरण का, वृद्धि और विकास का, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का, अनुशासन और पौष्टिकता का। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आनुवांशिकता और पर्यावरण का। तो एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, यानी कि खेलकूद में वो लड़की बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उससे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजते हैं और सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण भी खुद देते हैं। और तो बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं जो है वो आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों के बीच प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। ऑप्शन है परिवार और पास पड़ोस, बी है विद्यालय और पास पड़ोस, सी है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य तथा डी है परिवार और रिश्तेदार। तो इसमें सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा विद्यालय और पास पड़ोस। तो विद्यालय और पास पड़ोस जो है वो समाजीकरण के गौण वाहक होते हैं। अगला क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। ऑप्शन है संतुलन, बी है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सी है मानसिक प्रारूपों स्कीमास का समायोजन तथा डी है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक अन्योन्य क्रिया। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया है और लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बतलाया है। अगला क्वेश्चन है
किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए, इस बात पर। या ऑप्शन है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन पर, सामाजिक संकुचन अनुकूलन पर, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन पर, या फिर कानून और व्यवस्था अनुकूलन पर। तो सबसे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक संकुचन अनुकूलन पर। तो कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के अंतर्गत सामाजिक संकुचन अनुकूलन जो है ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। और यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। यह कथन जो है ये सामाजिक संकुचन अनुकूलन के तहत आता है। इस सोपान के अंतर्गत उचित कार्यों को आलोचनात्मक ढंग से परख कर समस्त समुदाय के द्वारा स्वीकृत किए गए सामान्य व्यक्तिगत अधिकारों व मानदंडों के रूप में परिभाषित करने की प्रवृत्ति आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शंस है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, बी है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, सी है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, तथा डी है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा शिक्षकों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए सबसे आवश्यक जो है वो है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन करना। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी कि स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। ऑप्शंस हैं समायोजन और अनुकूलन के रूप में, बी है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, तथा सी है सामयिकरण और संशोधन के रूप में, तथा डी है समावेशन और समायोजन के रूप में। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समावेशन और समायोजन के रूप में। तो जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा यानी कि प्रारूप इसका निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन करने के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को सामयिकरण और संशोधन के रूप में जाना जाता है। और नवीन जानकारी में संशोधन समायोजन होता है तथा नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन या समावेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो डैश। इसके ऑप्शन है खोज को प्रोत्साहन देता है, बी है नियामक है, सी है समावेशन को हतोत्साहित करता है, तथा डी है आवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो इसका डी ऑप्शन सबसे सही हो जाएगा, यानी कि आवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो आवृत्ति को बढ़ावा देता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रगतिशील कक्षा व्यवस्था में शिक्षक आवृत्ति को बढ़ावा देकर अधिगम को सुगम बना सकता है। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, इसके ऑप्शन है हर बच्चे को प्रत्येक विषय पाठ भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो, बी है बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि यानी कि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। तो जिस ऑप्शन में केवल हो तो वो तो निगेटिव है। सी है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूप रेखा की तरह ग्रहण करें, तथा डी है क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। तो ये तो गलत ऑप्शन है। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत यह सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। अगला क्वेश्चन है, कोई 5 साल की लड़की एक टी-शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों को अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे, बी है जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा, तथा सी है जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अनन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोस्की इसे खोजबीन मानेगा, तथा डी है जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे।
तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। यानी कि बच्चा जो है वो अपनी माँ को अनुकरण करके सीखता है, क्योंकि लड़की में ऐसे गुणों का विकास माता के क्रियाकलापों को देखकर उत्पन्न होता है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, लिंग है, ऑप्शन है जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना, सी है सहज गुण तथा डी है सामाजिक संरचना। तो लिंग जो है वो एक जैविक सत्ता कहलाता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।